Hello, good evening, students. Hope you all are quite well. And today we will discuss about the Gauss theorem and their applications. गॉस थ्योरम और उसके एप्लीकेशंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे एक पॉइंट हमारा है एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर क्या होता है? जैसे कि हमारे पास कोई प्लेन दे रखा है, कोई तल है, और इस प्लेन की जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी वो हमारे उस वेक्टर की डायरेक्शन को शो करेगा। इसे ही हम लोग एरिया वेक्टर कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए, अगर हम कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट ले लें, ये प्लेन कोई तल है, तो इसमें जो अपवर्ड्स ऊपर की दिशा में या डाउनवर्ड्स नीचे की दिशा में, ठीक है, जो परपेंडिकुलर किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी वो हमारी डायरेक्शन कहलाती है एरिया डायरेक्शन। ठीक है, सॉरी, ऐसा मतलब वो डायरेक्शन को शो करता है। किसी भी तल के परपेंडिकुलर की जो भी डायरेक्शन होगी वो हमारी एरिया वेक्टर के द्वारा शो की जाएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग ले लेते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है? आप लोगों ने 2D में तो बहुत सारे एंगल्स पढ़े होंगे, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, इस टाइप के एंगल्स आपने पढ़े हुए हैं। लेकिन आज हम लोग सॉलिड एंगल्स के बारे में जानकारी करेंगे। देखिए सॉलिड एंगल्स क्या होता है। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास कोई स्फेयर है, ये स्फेयर का सेंटर है, और इस छोटे से एरिया की वजह से, जैसे हमने मान लो पूरे स्फेयर का एरिया अगर ए है, तो छोटे से एरिया को हमने क्या किया, डी ए मान लिया। और इस एरिया की वजह से आप देख पा रहे हैं कोनिकल शेप में जो एंगल बन रहा है सेंटर पर, यही एंगल हमारा जो है सॉलिड एंगल कहलाता है। अब छोटे से एरिया की वजह से बन रहा है, इसलिए हम लोग उसको रिप्रेजेंट करने के लिए छोटा सा सॉलिड एंगल लिख लेंगे, डी ओमेगा इज इक्वल्स टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। अगर यही हमें पूरी सरफेस के लिए लिखना होगा, अगर पूरा एरिया लेना होगा, तो हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यानी कि ओमेगा बराबर हमारे पास आ जाएगा ए अपॉन आर स्क्वायर। और बेसिकली अगर आप लेना चाहें कि अगर ये कोई सर्किल है, सॉरी स्फेयर है, इसकी रेडियस आर है, तो आप जानते हैं कि एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4πr²। तो आप अगर इसको यहाँ पे लिखना भी चाहें तो एरिया बराबर हो जाएगा 4πr² अपॉन आर स्क्वायर। तो ओमेगा की वैल्यू जो है वो 4π आ जाएगी, और इसका जो यूनिट होता है वो स्टेरेडियन होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई स्फेयर हमारे पास दे रखा है, तो स्फेयर की वजह से जो सेंटर पे एंगल बनेगा पूरा का पूरा, वो हमारा 4π के बराबर बनेगा। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए कि ये एरिया डी ए हमने दे रखा था, अगर ये सेंटर की तरफ यानी इसकी डायरेक्शन जो है सेम टू सेम डायरेक्शन दे रखी है हमको, तो हम इसको क्या करेंगे कि डी ए ही लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर सपोज करो कि सेंटर पॉइंट से इसकी डायरेक्शन एक ही लाइन में ना हो, सपोज करो कोई ग्राफ अगर ऐसा बना हो, मान लीजिए अभी हमने लिया है वो इस शेप में लिया है, और अगर आपके पास कोई एरिया जो है वो इस शेप का हो, जिसकी एरियल डायरेक्शन तो इधर है, लेकिन सेंटर से डायरेक्शन तुम्हारी जो है इस डायरेक्शन में है, तो अगर ये एंगल थीटा बना रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी ए कॉस थीटा, इस डायरेक्शन को। तब यहाँ पर हम लोग सॉलिड एंगल की वैल्यू जो है वो डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सॉलिड एंगल के बारे में था। सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है वो हमारा स्टेरेडियन होता है, और किसी भी स्फीयर की वजह से सेंटर पे जो एंगल बनता है वो हमारा क्या कहलाता है, 4π के बराबर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। सपोज करिए हमारे पास ये कोई एरिया दे रखा है, ठीक है, इस एरिया से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही हैं, या इस जगह पर हमारा कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। ठीक है, तो बेसिकली इस एरिया से जो फ्लक्स पास होगा
उस फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो हमारी फाई इज इक्वल्स टू ई। अच्छा सपोज कीजिएगा, देखिएगा कि हम इस पूरे एरिया को ना लेकर के अभी छोटा सा एरिया ले लें और मान लें कि यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है पास हो रही हैं। इस छोटे से एरिया को हम लोग डी ए से अगर रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास छोटा सा फ्लक्स जो इस एरिया से पास होगा, उस फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो हमारी ई डॉट डी ए के बराबर हो जाएगी। कहने का मतलब ये है किसी भी एरिया से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस एरिया में प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और उस एरिया के स्केलर प्रोडक्ट के बराबर होता है, जो कि हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, अब जरा आप ध्यान दीजिए। अच्छा सपोज कीजिएगा ये हमारा डी ए इसके लिए दे रखा है। अब इसको क्या करें, अगर पूरी सरफेस के लिए हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर दें। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डी फाई इज इक्वल्स टू ई और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। तो ये फाई बराबर हमारा आ जाएगा ए इंटू ए या ई डॉट ए के बराबर। ठीक है, अच्छा आप इससे भी ज्यादा ध्यान दे सकते हैं कि ये एरिया यानी ई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन दोनों की कैसी है, सेम है। जो डायरेक्शन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की है वही डायरेक्शन हमारी एरिया की है। तो उस एरिया से पास होने वाला जो फ्लक्स है वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ए इंटू ए के बराबर। लेकिन अगर केस ऐसा हो जाता कि एरिया हमारे पास इस तरह का दे रखा होता जो इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी अदर एंगल पर होता, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और एरियल वेक्टर की डायरेक्शन हमारी इस दिशा में दे रखी है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल अगर थीटा बन रहा होगा तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू ए कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। ई की यूनिट क्या होती है, न्यूटन प्रति कूलम। एम्पियर और इसकी एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो जो फ्लक्स है उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ फ्लक्स जो है वो हमारी हो जाएगी न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आप इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जाना। अब देखिए हम लोग चर्चा करेंगे गॉस थ्योरम की। गॉस थ्योरम बेसिकली ये कहती है हमसे कि जब कभी भी किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर कोई चार्ज रखा होता है तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो हमारा उस चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। मतलब कहने का ये है, गॉस थ्योरम क्या कहती है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो किसी बंद पृष्ठ से अगर कोई आवेश जो है वो दिया होगा तो उससे गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो उस आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। जैसे कि सपोज कीजिएगा हमने कोई भी ये एक स्फीयर ले लिया है और इसके सेंटर में यहाँ पर हमने क्या किया, कोई चार्ज दे दिया है। सेंटर में आप दे सकते हैं, अगर आप ऐसा स्फीयर ले हॉलो स्फीयर लेंगे तो आप यूनिफॉर्मली बाहर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर आप सपोज कीजिएगा कि कोई ठोस स्फीयर ले रहे हैं तो आप अंदर भी ले सकते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हमने कोई चार्ज लिया हुआ है और उस चार्ज को हमने एक गॉसियन पृष्ठ से क्या किया हुआ है, बाउंडेड कर दिया हुआ है। ठीक है, इसको बाउंडेड करने के बाद में तो गॉस थ्योरम ये कहती है कि जो यहाँ इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी वो हमारी जो है Q/एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। यही हमारी गॉस थ्योरम हमको ये प्रूफ करनी है। तो बेसिकली गॉस थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी बद्ध पृष्ठ से क्लोज्ड सरफेस से गुजरने वाला जो आवेश, कोई आवेश दे रखा है, बद्ध सरफेस से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो उससे बद्ध चार्ज का, जो चार्ज बाउंड किया है किसी भी मतलब एरिया ने, सर स्फीयर ने, तो उसका 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। यही बात हमको प्रूफ करनी है। तो इसको प्रूफ करने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, सपोज कीजिएगा हमने ये कोई चार्ज क्यू ले लिया और इसके चारों तरफ हमने एक गॉसियन सरफेस ले लिया जो कि हमारे स्फीयर की फॉर्म में है। अब हमने क्या किया, यहाँ से मान लीजिएगा ये रेडियस हमको कितनी दे रखी है, आर दे रखी है। यहाँ से छोटा सा हमने कोई एरिया ले लिया है डी ए, जिसकी डायरेक्शन हमारी इस डायरेक्शन में है सपोज करो, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी हमारा इस डायरेक्शन में है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया की डायरेक्शन आप इस डायरेक्शन में भी ले सकते हैं। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच जो एंगल बन रहा है वो थीटा डिग्री का बन रहा है। तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान वैसे क्या लिखेंगे, फाई इज इक्वल्स टू हम लोग हमेशा लिखते हैं ए इंटू डी ए, छोटे से क्षेत्रफल अवयव से। जब छोटे से क्षेत्रफल अवयव से कोई फ्लक्स गुजरता है तो उसकी वैल्यू हम लोग लिखते हैं डी फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए, या फिर हम इसको भी लिख सकते हैं डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी ए कॉस थीटा।
एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। अच्छा, अगर पूरे पृष्ठ के लिए निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। बेसिकली इंटीग्रेशन करेंगे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये डी फाई की वैल्यू जो है वो हमारी आ जाएगी ई कॉस थीटा, साथ में इंटीग्रेशन हो जाएगा डी ए का, तो ये वैल्यू हमारे पास कुल मिलाकर के कितनी आ जाएगी, फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू ए, और साथ में हमारी वैल्यू आ जाएगी कॉस थीटा। ई की वैल्यू कितनी है, हम लोगों ने 5 4 की वजह से पढ़ रखी है। ई का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये बात आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटू ए कॉस थीटा। आप देखिएगा कि ये वैल्यू किस चीज की लिखी हुई है, अगर सपोज करो इसको हम सॉल्व करना चाहें तो ये हमारा लिखा हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू ए अपॉन आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, ओमेगा के बराबर। और हम जानते हैं कि किसी भी स्फेयर के लिए जो ओमेगा यानी सॉलिड एंगल का मान होता है वो किसके बराबर होता है, 4 पाई के बराबर होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं 4 पाई इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा तो ये वैल्यू हमारी किसके बराबर आ जाएगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, जो कि हमारी थ्योरम कह रही है। गॉस ने बेसिकली इस थ्योरम के अकॉर्डिंग सिर्फ इतना ही बताया है कि अगर कोई चार्ज है और उस चार्ज को हम किसी सरफेस के द्वारा कवर कर दें तो उस कवर्ड सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो उस चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, उन एप्लीकेशंस के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस के बारे में। अच्छा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। बेसिकली 3 टाइप्स के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। 3 टाइप्स के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, कौन कौन से, जैसे जब कोई रेखीय वस्तु पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं लाइनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब किसी एरिया पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं एरियल या फिर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और जब हमारा किसी वॉल्यूम पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसमें हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब ये होता क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसके बराबर होता है, इसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होती है, उस ऑब्जेक्ट को दिया गया चार्ज और साथ में लैम्डा इक्वल्स क्यू अपॉन एल और उस चार्ज की लंबाई के रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ये क्या होगा कि जिस एरिया को जो चार्ज दिया जाएगा वो चार्ज और एरिया के रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। और इसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो गिवन चार्ज एंड वॉल्यूम के रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, ठीक है। ये 3 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए है क्योंकि जब हमें अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तो उसमें हमें कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा, चार्जेस की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो उस वैल्यू को पुट आउट करने के लिए ये बात हमको पता होनी चाहिए। अब देखिए हम लोग देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। तो पहला एप्लीकेशन जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। कोई वायर है जो इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है, जैसे हमने ये ले लिया, कोई हमारे पास इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है। इस वायर पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है, तो हमें इसके पास आर दूरी पर कहीं पर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की गणना करनी है। तो गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं
वो पॉइंट हमारा उस गॉसियन पृष्ठ में इनक्लोज्ड होना चाहिए। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि जब कोई भी क्लोज सरफेस होती है तो जहां से चार्ज एंटर करेगा वहां से नेगेटिव, जहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा आउट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होंगी, बाहर की तरफ होंगी, वहां पर हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है। अच्छा, बेसिकली एक बात हम और देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई का जो मान होता है वो ई ए कॉस थीटा के बराबर होता है। कहने का मतलब जो अगर तो कोई भी हमारे मतलब जैसे अगर सपोज करो सरफेस का जो एरियल वेक्टर है उसके बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो हमारा बेसिकली क्या है, आप जानते हैं कि फ्लक्स का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं क्योंकि cos 90 की जो वैल्यू होती है, cos 90 की जो वैल्यू होती है वो कितने के बराबर होती है, 0 के बराबर। तो अब आप बेसिकली देखिए, आपने यहाँ पर ये फिगर बनाया हुआ, आपने क्या किया, एक गॉसियन पृष्ठ ले लिया जो सिलेंड्रिकल शेप में है, जिसकी डिस्टेंस कितनी है या रेडियस कितनी दे रखी है, आर दे रखी है, जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है, एल मान लो हमने इसकी लंबाई ले ली। ठीक है। अब आप देखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन हमारी कहाँ से है, लेफ्ट से राइट की ओर है पूरी की पूरी। अब आप देखिएगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, लेकिन इस वाले सरफेस के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। दोनों के बीच एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। यानी इस सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना रहेगा, 0। सेम कंडीशन इसमें है, इसकी डायरेक्शन एरिया की इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्शन में हमारा है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ से भी जो फ्लक्स मिलेगा वो कितना होगा, 0। अब यहाँ पर देख लीजिए, इस टाइप के सरफेस जो कर्व्ड सरफेस होगी उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि उसमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर है, दोनों के बीच थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री है, तो हम फ्लक्स का मान लिख सकते हैं फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू ए इज इक्वल्स टू, ये बात समझ में आएगी नहीं, इनटू ए। अच्छा देखिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई डॉट डी ए, यानी छोटे से अवयव के लिए अगर आप ले, छोटा सा एरिया ले लें तो आप ई डॉट डी ए लिख सकते हैं। और जब आप क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, डी फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी ए, तो ये पूरी सरफेस के लिए फाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए इंटू ए। अब आप जानते हैं कि इस पृष्ठ का एरिया क्या होगा जो चारों तरफ से कवर्ड है, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो हमारा होता है, कितना होता है, 2 पाई आर एल। उसका यहाँ यूज करेंगे तो E इज इक्वल इंटू हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 पाई आर एल। अच्छा, क्या फ्लक्स का जो मान है वो E इंटू ए के बराबर भी होता है। और अभी अभी हमने पढ़ा है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से अगर कोई भी, जैसे पूरी क्लोज सरफेस हो गई, इसका पूरे का हमने एरिया निकाल लिया, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगी। सेम टू सेम गॉस थ्योरम का यूज करेंगे। और अभी अभी हमने पढ़ा था, ये क्या है हमारे पास, लीनियरली चार्जिंग, मतलब ऑब्जेक्ट है कि नहीं, एक वायर है, तो उसके लिए हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि लैम्डा का इस्तेमाल करेंगे, और लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू अपॉन एल, इसका यहाँ पर यूज करेंगे। तो वैल्यू हमारे पास कितनी है, लैम्डा इज इक्वल्स टू जब दे रखा है क्यू अपॉन एल, तो क्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा लैम्डा इंटू एल, इस वैल्यू का यहाँ पर यूज करेंगे, तो E इंटू 2 पाई आर एल बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेंथ से लेंथ कट जाएगी, तो E की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करा दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई नीचे करा दीजिए, तो E की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर न्यूटन प्रति कूलम। तो ये किसी भी इनफाइनाइटली वायर से जिस पर हमारा प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इसकी वजह से आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मान होगा वो हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर, जहाँ लैम्डा जो है वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। आप सभी लोग इस बात को समझ गए होंगे। और इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 × 10⁹। ये बात हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। देखिए दूसरे केस में हम लोग देख लेते हैं जरा। दूसरा केस हमारे पास क्या है, सपोज कीजिएगा कि हमारे पास कोई शीट दे रखी, इनफाइनाइट लेंथ की कोई शीट है। ठीक है। अब ये हमारे पास दूसरा एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
ड्यू टू इनफाइनाइट लार्ज शीट, इनफाइनाइटली लार्ज शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हमने क्या किया, ये एरिया के फॉर्म में दे रखा है, इस पर सभी जगह हमारे पास पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। हमने क्या किया, इसमें एक गॉसियन पृष्ठ जो है अपनी तरफ से सिलेंड्रिकल शेप में मान लिया कि हमने एक गॉसियन पृष्ठ ले लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी या इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन लेफ्ट टू आउट में है, ठीक है। अब आप जरा ध्यान दीजिएगा कि इस वाले एरिया की जो एरियल डायरेक्शन है वो किधर है, इधर, एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा इसी डायरेक्शन में है। तो यहाँ से फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाई इज इक्वल्स टू ए इंटू ए। इस वाले के लिए देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एरिया की डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डायरेक्शन में इधर है, दोनों के बीच एंगल 180 का बन रहा है। तो हमारे पास फ्लक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ई इंटू ए। और इस वाली सरफेस के लिए देखिए कर्व्ड सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में है। ये हमारा 90 डिग्री दे रखा है, इसलिए फ्लक्स की वैल्यू कर्व्ड सरफेस एरिया की वजह से हो जाएगी 0। तो जो टोटल फ्लक्स निकलेगा वो हमारा कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स जो है वो हमारा हो जाएगा 2e इंटू ए। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर। अब ये टोटल फ्लक्स जो है ये किसके बराबर होगा, क्योंकि ये गॉसियन पृष्ठ है तो इसका मान q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया था कि एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल्स टू होता है q अपॉन ए। तो q इज इक्वल्स टू हम लोग सिग्मा इंटू ए भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पर वैल्यू पुट आउट कर दीजिए, तो 2e इंटू ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कट जाएगा तो ई बराबर आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब है न्यूटन पर कूलाम। इसका मतलब ये है कि किसी भी इनफाइनाइटली लार्ज शीट के बाहर किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होता है वो हमारा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, ठीक है। देखिए एक काम करते हैं, इसका एक छोटा सा केस हम लोग और भी देख लेते हैं, और छोटा सा केस है वो हॉलो स्फीयर की वजह से, ठीक है। तो हम लोग थर्ड केस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो स्फीयर। ये हमारे पास कोई हॉलो स्फीयर दे रखा है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर, और इस पर चारों तरफ हमारा प्लस क्यू चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इससे r दूरी पर अपने पास एक रेडियस मान ली, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, एक सोचेंगे, इमेजिन करेंगे कि एक हमें गॉसियन पृष्ठ दे रखा है। उस गॉसियन पृष्ठ में आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास हो गई, छोटा सा एरिया ले लीजिए डी, उसकी डायरेक्शन भी इधर ले लीजिए। तो कुल मिलाकर के जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान होगा फाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए डॉट डी ए के बराबर। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर। अब पूरी सरफेस की बात करेंगे तो इसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो फाई बराबर आ जाएगा ए इंटू ए। और आप जानते हैं कि अगर कोई सरफेस यानी होलो स्फीयर या कोई भी स्फीयर है जिसकी रेडियस आर है तो इसका एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस आर दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस हम ले रहे हैं, इस क्वेश्चन के लिए निकाल रहे हैं। तो ए का मान कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, और वही मान किसके बराबर होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एक बात बताइए, हमने आपको बताया ये हॉलो स्फीयर है तो इसका ये एरिया होगा, और एरिया के लिए हम लोग एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ चुके हैं, सिग्मा इज इक्वल्स टू कितना होता है, क्यू अपॉन ए, या फिर लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन, इस ए की रेडियस कितनी है, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो क्यू बराबर आ जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। वो वैल्यू उठा करके आप इसमें पुट कर दीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कट गया तो ई बराबर आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। ये वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं जब हमारी स्फीयर की रेडियस कितनी है, स्मॉल
स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर है और हमने स्मॉल आर का कोई गॉसियन सरफेस माना है। अब अच्छा चलो हम ये मान लें कि ये पॉइंट यहाँ ना हो करके हमारा यहाँ पर है, सरफेस पर ही है। तो जब पॉइंट सरफेस पर रहेगा तो एट द सरफेस के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा कि एट द सरफेस कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर के बराबर हो जाएगी। जब आप इसमें रखोगे तो ई का मान जो है वो कितना आएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम। ठीक है। अगर सपोज करो हम इनसाइड की बात करें, सपोज करो इनसाइड द स्फीयर की बात करें तो E इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि नो चार्ज इनसाइड द स्फीयर, क्योंकि स्फीयर के अंदर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, इसलिए वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान कितना होगा, 0 होगा। इस तरह से हम लोग ने गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशंस को समझा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।